हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में स्टडी पोर्टल। और आज हम करेंगे जो हम अभी टेस्ट का जो हमने दिया है पेपर 2026 का प्रीलिम्स यूपीएससी का, तो GS1 पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कल आपको 40 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आज आगे के हम 20 क्वेश्चन और करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को इकट्ठा पूरे एक साथ क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एक साथ अगर दूंगी तो आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आएगा। अगर डेली आप 20 क्वेश्चन इसका देखेंगे और सेकंड पेपर का भी सेट का भी हम इसी तरीके से करेंगे, 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद ही हम जो है स्टडी की रणनीति बनाएंगे। तो चलिए समय ज़्यादा ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने 40 तक कर लिए थे, आगे हमारा 41 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, श्री एक्स एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जो किसी विश्व महामारी के दौरान एक निर्णायक टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने पाया कि टीके के वितरण के लिए उत्तरदायी एक निजी सेवा प्रदाता लाभ अर्जित करने के लिए गुणवत्ता से समझौता कर रहा है। निहित स्वार्थों के कारण इस मामले को निपटाने हेतु अत्यधिक दबाव होने के बावजूद अपने जीविका यानी कि कैरियर के विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी के दौरान सीखे गए लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने इस मामले को समुचित सतर्कता प्राधिकारी को प्रतिवेदित किया और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उस संविदा को रोक दिया। श्री एक्स की कार्यवाही से लोक प्रशासन के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी रूप से जो है प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है दल भावना, सेकंड है समता, थर्ड है उत्तरदायित्व और फोर्थ है प्रत्यायोजन। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। पेपर ये टफ था और यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के क्वेश्चन जोड़े गए हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तरदायित्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये पूरा एक तरह से पैराग्राफ है, जबकि इनको सिंपल तरीके से पूछना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्टूडेंट को जो है कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से पूछा। पूरा एक पैराग्राफ देखकर, एक बहुजातीय जिले में जहां आर्थिक प्रतिस्पर्धा और ऐतिहासिक शिकायतों के परिणाम स्वरूप प्राय सामुदायिक तनाव उत्पन्न होते हैं, वहां एक जनजातीय उपग्राम के निकट एक अवशिष्ट प्रबंधन सुविधा केंद्र के लिए भूमि आवंटित करने संबंधी एक सरकारी निर्णय से एक चिंगारी निकली और जनजातीय समुदाय का विरोध जो है भड़क उठा, जिसमें दावा किया गया है कि यह भूमि उनकी सांस्कृतिक पहचान के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण है। उसी समय शहरी निवासी और स्थानीय उद्योग समूह एक उपयुक्त निपटान स्थल के न होने के कारण उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की गंभीर चुनौतियों और स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए इस परियोजना का समर्थन करते हैं। यह संघर्ष सड़क अवरोध, सोशल मीडिया अभियानों और पुलिस के अतिरेक के आरोपों के चलते तीव्र हो गया। एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी के रूप में आपको मध्यस्थता के माध्यम से इस स्थिति का समाधान करने एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं, जनजाति के अधिकारों और शहरी जन स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाते हुए एक संधारणीय परिणाम सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। तो उपयुक्त संदर्भ में यानी कि पूरे पैराग्राफ में जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। यहाँ पे 4 सेंटेंस भी आपको बहुत लेंथी दिए गए थे। जो पेपर था ये 58 पेज का पेपर था। इसमें 58 पेज जिस तरीके के थे कि पूरे जो क्वेश्चन पढ़ने में है बच्चों का टाइम जा रहा था, क्योंकि इस तरीके से पेपर उन्होंने टफ किया था। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे क्वेश्चन जो है पैराग्राफ भी दिया है और जो उनका जो ऑप्शन दे रहे हैं वो भी लेंथी दे रहे हैं। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पर, तकनीकी विकल्पों पर चर्चा करने से पहले विरोध करने वाले जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक चिंताओं को स्वीकार करने के साथ ही एक सफल संघर्ष समाधान प्रक्रिया अवश्य आरंभ की जानी चाहिए। सेकंड है, शहरी स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के लिए सरकार को अविलंब परियोजना को आगे बढ़ाना चाहिए, जो किसी लघु वर्ग की भावनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। थर्ड है, पारस्परिक समझ विकसित करने और तनावों को कम करने में सहायता के लिए जनजातीय नेताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों और नगर पालिका के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक बहुहितधारक संवाद मंच का गठन करना। फोर्थ है यहाँ पर, साक्ष्य आधारित निर्णय को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन ESIA को संचालित करना और प्राप्त निष्कर्षों को दोनों पक्षों के साथ पारदर्शी रूप से साझा करना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित उपयुक्त जो जितने भी कथन 4 दिए गए हैं उनमें से
इस समाधान प्रक्रिया में योगदान देंगे? कौन से जो है कथन जो है इस समाधान प्रक्रिया में योगदान देंगे, तो ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा एलिमिनेट वाला हो सकता है। शहरी स्वास्थ्य चिंताओं के समाधान के लिए कहीं अधिक, ठीक है, स्ट्रीम वर्ड है तो ये नहीं होगा। अब 2 नहीं है तो जहाँ 2 है वो हटा देंगे हम पहले तो, ठीक है। अब देखते हैं 3 और 4, ये है 2 यहाँ पे भी नहीं है, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए, यानी कि 1, 3 और 4 आपका सही होगा इस तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये देखिए, ये भी पूरा पैराग्राफ है कि मतलब पेपर एक तो टाइमिंग कम होती है, 2 आवर्स होते हैं, और इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिए जाएंगे तो अच्छा नहीं है ये स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो पूरे साल भर 5-5, 6-7 साल पूरी तैयारी कर रहे हैं, अपने लाइफ का दे रहे हैं, और इस तरीके से अगर पेपर में क्वेश्चन आएंगे, माना कि आप कठिन से कठिन क्वेश्चन दो, लेकिन उसमें समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो मिलना चाहिए, लेकिन वो टाइम कहाँ जा रहा था, पढ़ने में जा रहा था। इस तरीके से पैराग्राफ बना के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो 43 वाला भी इसी तरीके का है। सुश्री एक्स एक मध्यम स्तरीय सिविल सेवा अधिकारी हैं जो एक प्रमुख नगर के शहरी विकास विभाग में कार्यरत हैं। हाल ही में वे एक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना नए सामुदायिक उद्यान हेतु संविदा की अनुमोदन प्रक्रिया में सम्मिलित थी। अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान उन्हें एक गोपनीय सूचना प्राप्त होती है, जिसमें इसका उल्लेख है कि चयनित सूची में सम्मिलित एक संविदाकार के अन्य नगरों में घटिया कार्यशैली और भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूर्ववृत्त रहा है। यद्यपि विधि द्वारा कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है, विभागाध्यक्ष श्री वाई उन्हें इस सूचना को परियोजना समिति अथवा जनता के समक्ष प्रकट न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे परियोजना में विलंब हो सकता है और नगर की प्रतिष्ठा को जो है हानि हो सकती है। हालांकि सुश्री एक्स का मानना है कि ऐसी सूचना को रोकना पारदर्शिता और जनता के विश्वास से समझौता करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सुश्री को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला है सेंटेंस, परियोजना समिति और जनता के समक्ष तत्काल सूचना को प्रकट करना। सिंपल सी बात थी, यहाँ से हल्का हल्का सा वो लाइन में पूछ सकते थे सेंटेंस बना के, लेकिन उन्होंने उस तरीके से नहीं पूछा, पूरा पैराग्राफ दिया है, ठीक है। सेकंड है, परियोजना की संपूर्णता के संरक्षण के लिए चयनित सूची से संविदाकार को हटाने की अनुशंसा करनी चाहिए। और थर्ड है यहाँ पर आपका, कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखते हुए किसी निरीक्षण समिति को एक समिति प्रकटीकरण प्रस्तावित करना चाहिए। पहले हम यहाँ पर एलिमिनेशन देखेंगे कि कौन सा नहीं हो सकता है, उसको देखेंगे। परियोजना समिति और जनता के समक्ष तत्काल सूचना को प्रकट करना चाहिए, तो एक तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नहीं होगा, स्ट्रीम वर्ड्स आ गया। अब एक नहीं है तो यहाँ पे इसको कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सही है, परियोजना की संपूर्णता के संरक्षण के लिए चयनित सूची से संविदाकार को हटाने की अनुशंसा करनी चाहिए, यहाँ पे सही लग रहा है। कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखें, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 2 और 3, आपके ऑप्शन जो है सेंटेंस सही है, तो उस नजरिए से आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। एक्स भारत के संविधान के भाग, अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। भाग 3 के अनुच्छेद 13 में यथा उपबंधित विधि शब्द के अर्थ पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहा था। एक्स ने स्पष्ट किया कि भारत के संविधान में विधि शब्द का अर्थ अत्यधिक व्यापक है, इसमें अध्यादेश, आदेश तथा नियम और विनियमन भी सम्मिलित है। वाई ने ध्यान दिलाया कि अनुच्छेद, देखिए आर्टिकल किस तरीके से पूछ रहे हैं, देख रहे कितना घटिया तरीका उन्होंने यूज किया है यहाँ पर। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा भी सम्मिलित है, जिससे एक्स जो है सहमत नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि उपयुक्त के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से जो है निष्कर्ष को चुनना है, उनको चुनते हैं। पहला है, विधि की व्याख्या में एक्स सही है, जिसमें रूढ़ी को सम्मिलित न किए जाने के बारे में उसके विचार भी सम्मिलित है। सेकंड है, वाई का यह विचार कि विधि में रूढ़ी सम्मिलित है सही नहीं है। सी है, एक्स और वाई दोनों के विचार सही है। डी है, केवल वाई का विचार सही है, तो डी नहीं होगा, स्ट्रीम वर्ड्स है। यहाँ पर वाई का विचार विधि के रूप में रूढ़ी सम्मिलित है, यह सही नहीं है, ये गलत होगा, ठीक है। विधि का व्याख्या में एक्स सही है, जिसमें रूढ़ी को सम्मिलित ना किए जाने के बारे में उसके विचार भी सम्मिलित हैं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्स और वाई दोनों के जो विचार है वो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए सेंटेंस कितने लेंथी दिए गए हैं। पहला है, भारत के संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो यह निर्दिष्ट करता है कि भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से भारत का संविधान कहा जाएगा। भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो यह निर्दिष्ट करता हो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को निरसित किया गया। थर्ड है यहाँ पर, भारत के संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिसमें भारत के संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में 26 जनवरी 1950 का उल्लेख है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है। पहला है, सभी तीन कथन सही है। सेकंड है, कोई भी कथन सही नहीं है। सी है, दो कथन सही है जिनमें कथन 3 सम्मिलित है। डी है, केवल एक कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला सेंटेंस है आपका, भारत की संसद द्वारा वर्ष 2018 में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता है। पहुंच और विभेद न करने को सुनिश्चित करने के सरकारों के विधिक कर्तव्य को स्थापित करता है। सेकंड है यहाँ पर, सुगम्य भारत अभियान 3 प्रमुख क्षेत्रों यथा निर्मित बुनियादी ढांचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने पर केंद्रित है। थर्ड है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम NDFDC कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है जो दिव्यांगजनों यानी कि PWDS में उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक अलाभकारी कंपनी है। तो यहाँ पे बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दिए गए कूट का जो है प्रयोग करके उत्तर को चुनिए। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सेकंड है, भारत की कुछ जनजातियां कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार है। थर्ड है, भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों में स्थानों यानी कि सीटों के आरक्षण का उपबंध है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि कथनों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो बताना है। पहला है, 2 कथन सही है जिनमें कथन 2 सम्मिलित है। सेकंड है, 2 कथन सही है जो कि कथन 1 और कथन 3 है। सी है, केवल 1 कथन सही है और डी है, सभी 3 कथन सही है। तो ये 2 तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रीम वर्ड्स है। यहाँ पर 2 कथन सही है जो कि 1 और 3 है। यहाँ पे 1 और 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। 2 कथन सही है जिनमें कथन 2 सम्मिलित है। अब कथन 2 सम्मिलित है, ये तो है करेक्ट है, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत की संसद में सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है। ठीक है। सेकंड है, तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कोई सदस्य लिखित उत्तर चाहता है। कोई सदस्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। सेकंड है, थर्ड है, किसी अतारांकित प्रश्न पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ठीक है, ये भी गलत होगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है सभी 3 कथन सही हैं, 2 कथन सही हैं जिनमें कथन 2 सम्मिलित है, केवल 1 कथन सही है या कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला वाला, क्योंकि अतारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जिन पर कोई सदस्य है सदन में मौखिक उत्तर चाहता है।
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारत की संसद की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। पहला है, यद्यपि इस समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है, तथापि राज्यसभा के सभापति द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। सेकंड है, राज्यसभा द्वारा 20 सदस्यों और लोकसभा द्वारा 10 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। थर्ड है यहाँ पर, केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री के अतिरिक्त कोई अन्य मंत्री इस समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं है। फोर्थ है, सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की नियत पदावधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर मैं बता देती हूँ डायरेक्ट। आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई भी जो कथन है यहाँ पर वो सही नहीं है। सिर्फ 2 वर्ष तो नहीं है, ठीक है, तीसरी तारीख जो है से 2 वर्ष ये तो नहीं है। अब यहाँ पे बात की जा रही है पात्र नहीं है, यहाँ पे है 20 सदस्यों और लोकसभा के 10 सदस्यों द्वारा, ये भी गलत है। अब यहाँ पे है दोनों सदनों में निर्वाचित किया जाता है तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, ये भी गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है, इसका उद्देश्य भारत की वायु रक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा और हवाई आक्रमण क्षमताओं में वृद्धि करना है। सेकंड है, इस मिशन को त्वरित, सटीक और शक्तिशाली रक्षा प्रतिक्रिया में वृद्धि करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सशक्त बनाएगी। थर्ड है, इस मिशन के उद्देश्यों में से एक है वर्ष 2035 तक भारत के सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों ही यहाँ पर सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ने वाले नदी सेतुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बार उन्होंने नदी के बारे में अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने की कोशिश पूरी करी है, कंफ्यूजन बढ़ाया है। पहला जैसे कि आपने देखा था सतलुज वाला, और ये अब इस तरीके से यहाँ पर सेतुओं वाला। पहला सेंटेंस है, फैनी नदी पर निर्मित मैत्री सेतु भारत के रामगढ़ को बांग्लादेश के सबरूम से जोड़ता है। ठीक है। सेकंड है, झूला घाट का झूला सेतु सस्पेंशन ब्रिज भारत को म्यांमार से जोड़ता है। थर्ड है, मैची सेतु और उसके पहुंच मार्ग भारत के पानी टंकी बाईपास को नेपाल के काकरविट्टा से जोड़ते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। थर्ड वाला आपका जो है सेंटेंस वो सही है, ये 2 गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन 0 प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। पहला सेंटेंस है, 0 FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है, भले ही संज्ञेय असंज्ञेय अपराध किए जाने का स्थान उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर हो। ठीक है। सेकंड है, किसी पुलिस स्टेशन जहां 0 FIR दर्ज की गई है वहां के प्रभारी अधिकारी समस्त प्राधिकारी की अनुमति से प्राथमिक अन्वेषण आरंभ कर सकता है। थर्ड है, 0 FIR के अंतर्गत सूचना देने वाले के लिए यह अनिवार्य है कि वह सूचना इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में दे। यहाँ पे थर्ड तो गलत है, जरूरी नहीं है। थर्ड यहाँ गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है। अब है सेकंड, तो यहाँ पे अनुमति नहीं है, तो आपका गलत है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। भारत सरकार के अधीन संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको क्रम संख्या दी गई है, एक तरफ आपको संगठन दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं और नियंत्रक केंद्रीय मंत्रालय दिए गए हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 आपका सही होगा। यहाँ पर केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो विधि प्रवर्तन अभिकरणों के बीच समन्वय करना, यानी कि गृह मंत्रालय। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया है पूछ रहे हैं। ठीक है। पहला है रोजगार नीति पर कन्वेंशन, सेकंड है बलात्श्रम के अंत पर कन्वेंशन,
थर्ड है सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। फोर्थ है युद्ध के समय सिविलियन व्यक्तियों के संरक्षण से संबंधित जिनेवा कन्वेंशन। फिफ्थ है राज्य विहीनता को कम करने पर कन्वेंशन। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि 3 और 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। नई दिल्ली में आयोजित एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है शिखर सम्मेलन का बौद्धिक ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क 3 बुनियादी सूत्रों जन, आयोजना और प्रगति पर आधारित था। सेकंड है शिखर सम्मेलन की प्रस्तावना में एआई संसाधनों के लोकतंत्रीकरण पर बल दिया गया है, जो राष्ट्रीय कानून का सम्मान करते हुए स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक नवाचार का समर्थन करने और लचीले एआई पारिस्थितिकी तंत्रों को मजबूत करने के लिए एक बाध्यकारी ढांचे के रूप में एआई के लोकतांत्रिक प्रसार के लिए चार्टर को स्वीकार करती है। थर्ड है एआई प्रभाव पर नई दिल्ली घोषणा का प्रतिपादन 7 चक्रों पर केंद्रित था, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहुंच, विज्ञान के लिए एआई तथा सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई सम्मिलित है। ठीक है, यहाँ पे आपको सही बताना है। आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल 3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी संपर्क यानी कि कनेक्टिविटी परियोजना भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच सहयोग का एक भाग है? पहला है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। सेकंड है IMT ट्राइलेटरल हाईवे। और थर्ड है अगरतला आखाउड़ा रेल लाइन। यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपको दिए गए हैं भारत से सहायता प्राप्त परियोजना, और सूची में सेकंड में दिए गए हैं देश के नाम। मंगदेछू पनबिजली परियोजना आपका दिया गया है मालदीव। ठीक है, स्टोर पैलेस जीर्णोद्धार आपका अफगानिस्तान। ओया का जिला अस्पताल भूटान। इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज आपका श्रीलंका। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे मैच द वर्ड जो है सही बैठ रहे हैं। तो पहले का तो आपका सही बैठ रहा है मालदीव। सेकंड में आपका स्टोर पैलेस का जो होगा जीर्णोद्धार, ये होगा आपका श्रीलंका। ठीक है, आपका ओया जिला अस्पताल जो है ये होगा आपका अफगानिस्तान। इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज आपका होगा भूटान। ठीक है, तो आपका इस नजरिए से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58। रक्षा हार्डवेयर की निम्नलिखित मंदों में से किसका या किनका विनिर्माण भारत में किया जाता है? पहला सेंटेंस है Su-30 MKI लड़ाकू विमान। सेकंड है T-90 MK थर्ड टैंक। थर्ड है आपका आकुला श्रेणी पनडुब्बी। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। ठीक है, थर्ड आपका यहाँ पर गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। बहुपक्षीय सहयोग मंचों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको यहाँ 3 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्शदात्री प्रक्रिया है, जिसमें सदस्य देश सर्वसम्मति से बाध्यकारी निर्णय लेते हैं। ठीक है, बाध्यकारी निर्णय लेते हैं, याद रखिएगा आप, ये स्ट्रीम वर्ड्स हैं यहाँ पर। सेकंड है अबू धाबी संवाद यानी कि डायलॉग संविदा श्रमिकों के आवागमन पर क्षेत्रीय सहयोग को सुपुर बनाने के लिए श्रमिकों के मूल स्थान और गंतव्य स्थान से जुड़े एशियाई देशों के मध्य एक स्वैच्छिक गैर बाध्यकारी परामर्शदात्री प्रक्रिया है। थर्ड है एक पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रस्ताव के अनुसार सृजित प्रवासन और विकास के लिए वैश्विक मंच एक स्वैच्छिक मंच है, जिसके निर्णय बाध्यकारी स्वरूप के नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। कल हम 61 से 80 तक के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संगठनों यानी कि एजेंसियों पर विचार कीजिए। पहला है विश्व खाद्य कार्यक्रम। सेकंड है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। थर्ड है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त।
फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम। याद रखिएगा आप। अब कल देखेंगे हम 61 से 80 तक के, तो मिलेंगे कल। तो तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आई होप आप लोगों को आंसर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो जाने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं।